हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी अलग अलग एग्ज़ामों की। आज हम लोग बीपीएससी के जो सीरीज चल रहा है 72nd और 73rd एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि हम लोग का है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आज इसी में हम लोग 7वें नंबर के टेस्ट या फिर डिस्कशंस आप कर सकते हो, या फिर जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, इसका 7वां सीरीज है, जिसमें कि हम लोगों का प्रयास है कि आप सभी लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर के आए। और ऐसे संग्रह में हम लोग प्रयास ये करें कि जो भी क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब सिंपल नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल ए बी सी स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जब भी हम लोग जवाब को डिस्कशन करेंगे तो हर प्रश्नों का हम लोग ये देखें कि आखिर अगर किसी का जवाब ए है, किसी का बी है, किसी का सी और डी है, तो आखिर इस जवाब का वजह क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, इस पर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी ऐसे प्रश्नों को जब देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। आओ पहले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जैसा ये पहला पहला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि पहला प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये प्रश्न कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। महान भारतीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है यह किससे रिलेटेड है, यह इंडियन प्लेन से रिलेटेड है। क्लियर है। तो पहला यहां पर कह रहा है, दे एक्सटेंड फ्रॉम इंदस बेसिन टू द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। यह पश्चिम में सिंधु बेसिन से पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो अब यहां पर है दे एक्सटेंड फ्रॉम इंदस बेसिन टू द वेस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब है यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब हम लोग मैदानों भाग की चर्चा करते हैं तो यह जो मैदानी भाग है ये हमारा, ठीक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसके दक्षिण और केंद्रीय उच्च भाग से उत्तर के मध्य में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वेस्ट टू ईस्ट ब्रह्मपुत्र बेसिन तक इसका विस्तार है, ये सही है। आगे कह रहा है देयर एवरेज विड्थ रेंज बिटवीन 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। यह स्टेटमेंट भी इसकी सही है। देयर विड्थ इज यूनिफॉर्म थ्रू देयर एक्सटेंट। ठीक है, इसकी चौड़ाई पूरे क्षेत्र में समान होती है, तो इसकी चौड़ाई पूरे क्षेत्र में समान नहीं है बल्कि असमान है। एक जैसा चौड़ाई हमें देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखो क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं इन मैदानी भागों के विषय में, तो यहां पर तुमको याद रखना है कि जब हम लोग इन मैदानों की चर्चा करेंगे, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि यह हिमालय जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय को जब हम लोग देखते हैं, उसके नीचे से यानी कि उसके दक्षिण से इस भाग का विस्तार है और यहाँ तक इसका विस्तार है। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा हमारा राजस्थान का एरिया भी आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो यही हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स का रीजन्स मिल जाता है। पश्चिम भाग में यह मैदान ज्यादा चौड़ा है और पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई घटते जाती है। क्लियर है, तो इसका मतलब यहां पर है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इनकी चौड़ाई पूरे क्षेत्र में समान नहीं होगी। इसका मतलब है केवल 1 और 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आओ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न हम लोग अगर देखते हैं तो यह प्रश्न कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है।
ठीक है। बांगर लाइज इन द फ्लड प्लेन, ठीक है, बांगर लाइज इन द फ्लड प्लेन, बांगर बाढ़ क्षेत्र में होता है, खादर ऊंचे भाग हैं, खादर अधिक उपजाऊ हैं, सभी कथन सही है। बांगर लाइज इन फ्लड प्लेन, खादर लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, खादर इज मोर फर्टाइल, ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। नो, पहला पॉइंट को यहां पर तुम ऐसा समझोगे कि ये जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं यह मूल रूप से गंगेटिक प्लेन रीजन्स में, यानी गंगा के मैदानी भाग में जो हमें सॉइल मिलता है उस सॉइल के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बांगर कैसा होगा? तो जो बांगर मिट्टी है, ठीक है, ये बांगर कई जगह पर भांगर भी इसको लिखते हैं। बांगर मूल रूप से क्या है? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बांगर कैसी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और यह कैसा होगा? तो यह मैदानी भाग से थोड़े ऊंचे होते हैं। तो बाढ़ क्षेत्र जब भी होगा हमेशा निचला भाग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बांगर बाढ़ क्षेत्र होते हैं, यह गलत होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की भाग होगी और यह थोड़ा ऊंचा भाग होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। खादर ऊंचे भाग होते हैं, नहीं, खादर निचले भाग होते हैं, क्योंकि खादर जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खादर किसको बोलते हैं? तो खादर जो है यह नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। क्लियर है? और नई जलोढ़ मृदा कहां होगा? जहां पर बाढ़ आएगा। हर वर्ष जिधर बाढ़ आएगा वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलेगा। यह भी गलत है। खादर अधिक उपजाऊ होगा। हां, हर वर्ष बाढ़ जब आएगा तो अपने साथ में ढेर सारे यह ह्यूमस कंटेंट्स को लेकर के आएगा। इस वजह से खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल्स देन द एनी अदर सॉइल इन दिस रीजन्स। ठीक है, तो खादर जो है वो ज्यादा उपजाऊ होता है। यह स्टेटमेंट ठीक है, सभी कथन सही है। तो जाहिर सी बात है कि कथन 1 और 2 गलत है, इसलिए डी ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होगा। क्लियर है? आओ अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहां पर देखो, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, यानी कि यहां पर कुछ युग्म दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बड़ी दुआब बिटवीन रावी एंड ब्यास, बिस्ट दुआब बिटवीन ब्यास एंड सतलज, छज दुआब बिटवीन रावी एंड ब्यास। ठीक है, कौन सा इसमें युग में सुमेलित है? ठीक है, यानी सही युग में इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट इसमें तुम ऐसे समझो, थोड़ा सा अगर हम इसी को डायग्राम में अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो देखो यहां पर याद रखोगे कि जैसे ये जो बातें लिखी हुई हैं यह मूल रूप से हमारे मैदानी भाग के बारे में चर्चा किया जाता है। और देखो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं जैसे सिंधु और ये वाले जो भाग हैं, यानी कि सिंधु और जो हमारा जिसको हम लोग बोल सकते हैं झेलम नदी, इसके, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं एक नदी है चेनाब, एक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं रावी, एक इसी तरह से नदी है जिसका नाम है सतलज, और एक नदी है जिसका नाम है व्यास। ठीक है, तो अगर हम इस पर अलग अलग पॉइंट्स लिखते चले जाएं, जैसे हम अगर यहां पर लिखते हैं यह कौन सी नदी है? तो ये है सतलज। और ये कौन सी नदी है? तो ये है व्यास। ठीक है, तो याद रखोगे सतलज और व्यास नदी के बीच में जो द्वाब है, इस द्वाब को हम लोग कहते हैं बिस्ट द्वाब। इस द्वाब को हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्ट द्वाब कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर है बिस्ट द्वाब किसके किसके बीच में है? तो व्यास और सतलज के बीच में है, इस वजह से यह वाला सही है। ठीक है, व्यास और सतलज के बीच में जो द्वाब होगा उसे हम लोग बिस्ट द्वाब के नाम से जानेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि व्यास और यहां पर रावी है। ठीक है, तो याद रखना है
कि ब्यास और रावी नदी के बीच में जो द्वाब है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बड़ी द्वाब कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बड़ी द्वाब कहते हैं। क्लियर है? तो छज द्वाब लिख रहा है कि यहां पर रावी और व्यास के बीच में है। ठीक है, तो छज द्वाब रावी और व्यास के बीच में नहीं है, क्योंकि जब हम रावी और व्यास के बीच में देखते हैं तो बड़ी द्वाब है। इस वजह से यह वाला स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं बड़ी द्वाब यहां पर लिखा हुआ है, और बड़ी द्वाब किसके किसके बीच में है? तो लिख रहा है कि व्यास और रावी के बीच में है। यह वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन छज द्वाब लिख रहा है कि यह रावी और व्यास के बीच में है। तो रावी और व्यास के बीच में छज द्वाब नहीं है। तब ऐसे में आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो केवल एक है, बड़ी द्वाब, जो कि रावी और ब्यास के बीच में है, और विश्व द्वाब जो ब्यास और सतलज के बीच में है। इस वजह से आपका सही जवाब क्या होगा? तो 1 और 2 हमारा सही जवाब होगा, और तीसरा जो है यह गलत होगा। ठीक है, यानी कि छछ द्वाब जो है यह रावी और ब्यास के बीच में नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते चले। और याद रखिएगा, जैसे ये जो मल्टीपल द्वाब से हैं, जब द्वाब की बात होती है तो द्वाब का मतलब क्या होता है? तो द्वाब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का जो भाग होता है। ठीक है, यानी दो रिवर, सपोज कीजिए कि ए रिवर है और यहां पर बी रिवर है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये वाला जो लैंड मास है, इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम बोलेंगे द्वाब, इसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग देखें। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है असर्स। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न के अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न हम लोग को चौथा प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि असर्स रीजन्स का क्वेश्चन है, द्वाब इन पंजाब और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव्स। दोआब कृषि के लिए अधिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, दो तरफ नदी बहेगी तो स्वाभाविक है कि उसके बीच का जो लैंडमास होगा वो ज्यादा उत्पादक होगा। क्लियर है? तो जब हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि दोआब इन पंजाब और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रिवर कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, इंदस है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये सभी के सभी जो है वो पंजाब के पंच द्वाब हैं। ठीक है, तो जब ये पंच द्वाब के रीजन्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि दो नदी के बीच का भाग है, ये एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनमें बांगर और खादर दोनों मृदा मिलते हैं। इनमें बांगर और खादर ये दोनों मिट्टी मिलेगी। स्वाभाविक है कि अगर कोई नदी बेसिन है तो उसमें केवल खादर ही मिट्टी मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार की मिट्टी मिलेंगी, यानी खादर भी मिलेगा और बांगर मिट्टी भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। क्लियर है? तो इसका ए स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखो, प्रश्न संख्या 5 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर कह रहा है, ठीक है, अगेन फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और फिर यहां पर देखो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, यानी निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। पहला कह रहा है सिंध सागर द्वाब। आओ हम लोग पहले थोड़ा सा द्वाब के बारे में जानकारी ले ही लेते हैं, ताकि वह हम लोग को याद भी हो जाएगा
और थोड़ा सा आप बातों को समझते भी जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर पहले हम लोग रिवर का नाम लिख लें ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकिए। ये वाला जो है यह इंदस रिवर है। इसके बाद का रिवर को जब देखते हैं तो ये है झेलम। इसके बाद हम देखते हैं तो ये है चेनाब। ये जब देखते हैं तो ये है रावी। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखें तो ये रिवर कौन सा है, तो ये रिवर है ब्यास। और ये जो रिवर है इसको हम लोग कहते हैं सतलज। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सतलज और ब्यास के बीच में यह जो द्वाब है इसको हम लोग कहते हैं बिस्ट द्वाब बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे दक्षिणी द्वाब कौन है, तो ये बिस्ट द्वाब है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर कौन सा द्वाब हो जाएगा, तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे कि यह जो है यह बड़ी द्वाब है। ये कौन सा द्वाब है, तो यह है बड़ी द्वाब है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो रावी और चेनाब के बीच का जो द्वाब है इसे ही हम लोग कहते हैं रेचना द्वाब कहते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर देखें चेनाब और झेलम के बीच का जो द्वाब है इसे हम लोग कहते हैं छाछ द्वाब कहा जाता है। ठीक है, और झेलम और इंदस के बीच का जो द्वाब है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं सिंध सागर द्वाब इसे बोला जाता है। कितने द्वाब हो गए, 1 2 3 4 और 5, पंच द्वाब है। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग देखें, अब यहां पर देखो कह रहा है सिंध सागर द्वाब रावी और चिनाब के बीच में, स्टेटमेंट गलत है। रचना द्वाब रावी और ब्यास के बीच में है, तो रचना द्वाब जो है यह किसके किसके बीच में है, तो रावी और चिनाब के बीच में है। यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बड़ी द्वाब ये रावी और ब्यास के बीच में है, बड़ी द्वाब तो यहां पर रावी और ब्यास के बीच में है, इसका मतलब है यह वाला सही है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा इसका सही होगा। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ओनली 3 होगा, मतलब है इसका केवल एक ही सही है और वो हमारा सी है, रावी और ब्यास वाला। बाकी दोनों जो है वो गलत है, क्योंकि सिंध सागर द्वाब किसके किसके बीच में है, तो इंदस और झेलम के बीच में है। ठीक है, और रचना द्वाब किसके किसके बीच में है, तो हमको याद रखना है रावी और चिनाब के बीच में है। क्लियर है, तो ये गलत हो गया है, हमारा तीसरा जो है वो स्टेटमेंट इसका सही है। क्लियर है। आइए आगे की तरफ क्वेश्चंस को हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है झेलम और चेनाब नदी के बीच में कौन सा द्वाब है। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी के बीच में। ठीक है, तो झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो द्वाब है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं छद्म द्वाब। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, डायग्राम आपको याद होगा, तो इसमें कौन सा द्वाब आएगा, तो ये हमारा छद्म द्वाब यहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न को फिर हम लोग देखें, और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर यह प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, सिंध सागर इज वेस्टर्न मोस्ट। तो सिंध सागर क्या है, सबसे वेस्टर्न साइड्स में है। यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर इंदस है और ये जो नदी है इसको हम कहते हैं झेलम। तो जितना जो आप द्वाब लिख रहे हैं सिंध सागर, तो इसी जगह पर है सिंध सागर द्वाब, तो सिंध सागर द्वाब इन द वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, सिंध सागर द्वाब सबसे पश्चिम में, यह स्टेटमेंट सही है। बिस्ट द्वाब इन ईस्टर्न मोस्ट, बिस्ट द्वाब सबसे पूरब में है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जब हम लोग सबसे दक्षिण में हम लोग जब आते हैं
तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमें मिलता है कौन सा द्वाब मिलता है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं व्यास और इसमें लिख रहे हैं सतलज। तो व्यास और सतलज के बीच में कौन सा द्वाब है, तो ये बिस्ट द्वाब यहां पर देखने को मिल रहा है। और बिस्ट द्वाब सबसे ईस्टर्न साइड्स में है, ये सबसे वेस्टर्न साइड्स में है, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है। आगे में कह रहा है कि बारी द्वाब जो है, ठीक है, यानी बारी जो द्वाब है ठीक है, यह चेनाब और रावी के बीच में है। ठीक है, यानी बड़ी द्वाब जो है यह चेनाब और रावी के बीच में है। जबकि अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जब हम लोग द्वाब को देखते हैं तो फिर से यहां पर याद रख लेना है। आइए हम लोग सभी को देखते चलें ताकि वो कंटिन्यू आपको याद भी होता हुआ चला जाए। ठीक है, हम लोग इसमें गड़बड़ाए नहीं है। आइए देखते चलिए ताकि याद भी हो जाएगा। यहां पर इंदस है, यहां पर है झेलम, यहां पर है चेनाब, यहां पे है रावी, इस जगह पर है व्यास और यहां पर है सतलज। व्यास और सतलज के बीच का जो द्वाब है, इसी द्वाब को आपने पढ़ा कि इसी द्वाब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही कहा जाता है बिस्ट द्वाब। ठीक है, व्यास और रावी के बीच का जो भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ये कैसा द्वाब है, तो लिखते हैं यह बड़ी द्वाब है। ठीक है, रावी और चेनाब के बीच में, ठीक है, रावी और चेनाब के बीच का जो द्वाब है, इस द्वाब को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम इसे रचना द्वाब कहते हैं। ठीक है, चेनाब और झेलम के बीच का जो द्वाब है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग छछ द्वाब के नाम से जानते हैं। और झेलम और इंदस के बीच में कौन सा द्वाब है, तो याद रखना है कि इसे हम लोग सिंध सागर द्वाब के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तब इसका मतलब है सिंध सागर द्वाब सबसे पश्चिम में है, तो सही है। ठीक है, विश्व द्वाब सबसे पूरब में है, यह भी सही है। बड़ी द्वाब चेनाब और रावी के बीच में है, तो बड़ी द्वाब जो है वो किसके किसके बीच में है, वो आपने लिखा है यह व्यास और रावी के बीच में है, चेनाब और रावी के बीच में यह नहीं है। क्लियर है, तब इसका मतलब यहां पर 1 और 2 केवल सही होगा और तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझते जा रहे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न को अगर हम देखें तो यह प्रश्न संख्या 8 है। और प्रश्न संख्या 8 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए, इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेगा। और यह प्रश्न क्या कह रहा है, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस फाउंड इन द वेस्टर्न मोस्ट, उत्तरी मैदान का, ठीक है, उत्तरी मैदान का अधिकतम चौड़ाई पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज इन वेस्टर्न मोस्ट, ये भी सही है। ठीक है, यह मैदान पूर्व की ओर संकरे होते हुए चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, जैसे जैसे हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये मैदान क्या होंगे, संकरे होते चले जाएंगे, पतले होते हुए चले जाएंगे। इस वजह से यह स्टेटमेंट भी सही है, द प्लेन बिकम नैरोवर टू द ईस्ट। ठीक है, तीसरा क्या रहा है, पूर्वी मैदान डेल्टा निर्माण के कारण अधिक चौड़े हो चुके हैं। ठीक है, द ईस्टर्न प्लेन आर वाइडर ड्यू टू द डेल्टिक फॉर्मेशंस। नहीं, पूर्वी मैदान संकरे हैं, चौड़े नहीं हैं। ठीक है, ऑब्वियस है कि यह स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। तो यहां पर हमारा जो सही जवाब होगा वह केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं आप सभी लोग प्रश्नों को, देखते चलिए, हर प्रश्न को समझते चलिए कि एक्चुअली में वो प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरह की चीजों को आप बताना चाहता है, आपसे वो क्या जानना चाहता है। बेसिकली ये प्रश्न मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट को भी है और साथ साथ में ये बहुत सारे फैक्चुअल चीजों से भी रिलेटेड है। एक प्रश्न को अगर तुम बनाओगे तो इससे हम लोग 2-3 प्रश्न बनाने में सक्षम हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़े।
और अगला प्रश्न देखो यहां पर कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। और प्रश्न संख्या 9, चूंकि हम जहां रहते हैं वो बिहार प्लेन है, तो यह प्रश्न बिहार से रिलेटेड है। और यह कह रहा है द बिहार प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ थिक अलुवियल सॉइल्स। बिहार का मैदान मोटी जलोढ़ परतों से बना है। यस, बिहार का प्लेन जो है वो किससे बना हुआ है? यह मोटी जलोढ़ परतों से बना हुआ, जिसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। These deposits are renewed annually due to floods। बाढ़ के कारण ये मिट्टी प्रति वर्ष नवीनीकृत होता है। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ खादर रीजन्स भी है, बांगर रीजन्स भी है, लेकिन जब हम लोग नॉर्थ बिहार को देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल रिवर्स हैं। और हम सभी को पता है कि उत्तर बिहार अक्सर अपने प्राकृतिक आपदा विशेषकर बाढ़ से यह ग्रसित रहता है। जब जब बाढ़ आएगा नवीन मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ के कारण यह मिट्टी प्रतिवर्ष नवीनीकृत होता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है द सॉइल इज जनरली पुअर इन लाइम एंड पोटाश। इस मिट्टी में चूना और पोटाश की कमी नहीं, इसमें चूना और पोटाश की प्रचुरता है, ठीक ठाक पाया जा रहा है। जबकि नाइट्रोजन्स, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, इनकी थोड़ी सी इसमें कमी पाई जाती है। तो पोटाश की कमी नहीं है, बल्कि पोटाश इसमें ठीक ठाक मिलता है। यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो केवल 1 और 2 इसका सही होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाता है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहां पर देखो कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिए। और प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे? तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साउथ बिहार प्लेन इज नैरोवर देन द नॉर्थ बिहार प्लेन। दक्षिण बिहार का जो प्लेन भाग है, यानी हम लोग जब बिहार के मैप को जब बनाते हैं, एक अगर हम लोग रख फिगर अगर ऐसा ऐसा बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो दक्षिण बिहार का ये वाला जो भाग हमें देखने को मिलता है, याद रखना है कि गंगा नदी इस संपूर्ण बिहार को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, ये इसका साउथ पार्ट है। साउथ पार्ट का ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये बिहार के वो भाग हैं जो कि दक्षिणी पठारी भाग यानी झारखंड से सीमा बनाता है। और इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ी बहुत जो है वह हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से ये सीमा बनाता है। इस वजह से अगर हम लोग इसको देखें, दक्षिण बिहार का मैदान उत्तर बिहार के तुलना में संकरा है। हाँ, संकरा है, क्योंकि उत्तर मैदान जो है यह विस्तारित ज्यादा है। दक्षिणी भाग को हम लोग देखते हैं तो ये कंपैरेटिवली मैदानी भाग इसका छोटा है, क्योंकि इसके कुछ भाग से क्या होता है तो पठारी प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये सही है। इसमें राजगीर और गया जैसी अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। हाँ, ठीक है, इट कंटेन्स रेसिडुअल हिल राजगीर एंड गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि राजगीर और गया में कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे हम लोग राजगीर में गिरिया की पहाड़ी को देखते हैं, या फिर जैसे हम लोग गया के अलग अलग वजीरगंज के पास कई छोटी छोटी पहाड़ियां हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राजगीर और गया जैसी अवशिष्ट पहाड़ियां यहां पर मिल रही, ये भी स्टेटमेंट सही है। यह पूरी तरह से नवीन जलोढ़ से बना है, नहीं। इट फॉर्म इंटायरली बाय रिसेंट ना, ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हो। आंशिक तौर से तो हो सकता, लेकिन पूरी तरह से ये जलोढ़ से बना हुआ नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, अगेन इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका भी सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज हम लोग फिर से एक 10 क्वेश्चंस का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि कंसेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चंस को हम लोग बनाते जा रहे हैं। ठीक है, आज इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। कल हम लोग अभी मैदानी भाग के बारे में 1-2 और हम लोग सीरीज इसमें रखेंगे, जिसमें इन डिटेल इंडियन प्लेन्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशंस लेंगे। फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अगले पार्ट की तरफ में जाएंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग
ला रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बनता चला जाए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी आपको समझ में आते चले जाए, आपका रिवीजन जो है वो भी इस माध्यम से होता हुआ चला जाए। ठीक है, आप इन प्रश्नों को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरह का डाउट होता है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स को लिखिए। हम लोग ऐसे जो भी अगर कह सकते हो कि डाउट होगा, हम लोग इसको ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।